नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सामने देख पा रहे हैं विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आप जान रहे हैं कि हम प्रत्येक अध्याय को प्रतिदिन सामरी पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी कड़ी में हमने कल अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर को पढ़ा था। आज अध्याय 8 बल तथा दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम पहुँचते हैं सीधे इस अध्याय पर। देखिए मित्रों, यह है अध्याय 8 बल तथा दाब। चलिए इसके सारांश की ओर बढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। यह है इसका सारांश और प्रमुख शब्द में दिया गया है वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशीय बल, असंपर्क बल। विभिन्न प्रकार के बल इस पाठ में बताया गया है। उसका अर्थ है दाब, अभिकर्षण जिसे खींचना कहते हैं और अपकर्षण जिसे धक्का देना कहते हैं। और ये रहा इस पाठ का सारांश। सारांश में आप लोग जानते हैं कि सारांश में पूरे पाठ का अंश दिया रहता है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसको कम शब्दों में, कम लाइनों में यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन किया रहता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बल, धक्का देना, जिसे हम कहते हैं अपकर्षित करना, या खींचना जिसे हम कहते हैं अभिकर्षित करना हो सकता है। ये दोनों ही जो है यह बल हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तभी हमें बल का पता चलता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। बल के बारे में ही पूरा इसमें बताया गया है। आगे कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। द्रव और गैसें जो होती हैं वह बर्तनों की जो दीवारें होती हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जो खड़े रहते हैं तो हमारे ऊपर भी एक दाब लगता है जो वायुमंडल दाब कहलाता है। तो ये था इसका सारांश। अब प्रमुख शब्द जो यहाँ दिए गए हैं उससे संबंधित पॉइंट हम विस्तार पूर्वक इस पाठ के अंदर चल के पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इसी पाठ में गति की अवस्था के बारे में हाईलाइट करके बताया गया है। देखिए जनरली ब्लैक एंड वाइट से यहाँ पर बाकी चीज़ लिखी रहती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है वो थोड़ा ब्राउनिश में यहाँ पर फेस कलर में हाईलाइट करके बताया जाता है। यह भी हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ दिया गया है किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य की चाल की अवस्था भी माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो ये थी गति की अवस्था। या तो कोई वस्तु विराम अवस्था में हो सकती है या फिर गति अवस्था में हो सकती है। अब यहाँ देखिए 8.6 में संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया गया है। एक है पेशीय बल। तो चलिए पेशीय बल के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक के बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठाया जा सकता है? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना अनिवार्य होता है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी के सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारी शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। जब हम ये बल लगाते हैं तो इसमें हमारे मांसपेशियों का प्रयोग होता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही हम पेशीय बल कहते हैं। यहाँ देखिए हाईलाइट करके पेशीय बल के बारे में बताया गया है। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियां द्वारा बल लगाने के ये कुछ उदाहरण आप बतला सकते हैं। मोटा मोटी इसमें यही बताया गया है, जो हम कोई बल अगर लगाते हैं तो उसमें हमारे पेशियों का आवश्यकता पड़ता है। इसी बल को हम पेशीय बल कहते हैं। अब यहाँ पर घर्षण के बारे में बताया गया है। तो चलिए घर्षण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है आपने कुछ अनुभव का स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? घर्षण के कारण। अगर घर्षण को हम कम कर दें तो वो रुकना जो पहले जितना देर में रुकती थी उससे ज़्यादा देर में रुकेगी। और साफ घर्षण कम नहीं किया जा सकता है। घर्षण को कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में जाके रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद करने पर
कर देने पर वह भी कुछ समय बाद तक रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद अगर कर दें तो कुछ दूर चलकर नाव जो है वह रुक जाएगी, अगर धारा की दिशा में वह नहीं बह रही है तो। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की घटनाएं ऐसी घटती हैं जो इससे रिलेट हो सकती हैं। तो ये था घर्षण के बारे में, जो घर्षण लगता है। आगे असंपर्क बल, ये था संपर्क बल। संपर्क बल जो होता है वो पेशीय बल हो गया, और एक होता है असंपर्क बल जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। असंपर्क बल और भी होते हैं, बारी बारी से चलिए इसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ असंपर्क बल के बारे में बताया है, जो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, इसी बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय बल जो है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। उसके बाद आता है स्थिर वैद्युत बल। तो चलिए स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है स्थिर वैद्युत बल के बारे में। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेशित उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है उसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल भी असंपर्क बल का ही एक उदाहरण है। यहाँ बताया है जो आप अध्याय 12 में, अभी हम अध्याय 8 पर हैं, अध्याय 8 पर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में इसमें बताया जा रहा है, लेकिन अध्याय 12 में आप विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। तो चलिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां और फल भी धरती की ओर ही गिरती हैं। क्या अभी कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो वह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़े वह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसे हो सकता है? यह बल कौन सा है? यह बल ही, इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कह सकते हैं। यह एक आकर्षण बल है, आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को अपनी ओर, और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। संसार में जो भी चीज़ें हैं उपस्थित उस सब में गुरुत्व बल लगता है। अगर कोई हल्की वस्तु है तो उस पर कम लगेगा, और ज़्यादा भारी वस्तु है तो उस पर ज़्यादा लगेगा। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियाँ में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये था गुरुत्व बल का पूरा डिटेल। अब यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके क्या लिखा है, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब इसके बाद आता है दाब यानी प्रेशर। तो चलिए प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है जो यहाँ दिया गया है। तो चलिए इसे यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीली सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित ब्लंट चाकू जो धारदार नहीं है उससे काटने का कोशिश कीजिए, और तीखे चाकू से काटने का कोशिश कीजिए। दोनों में आपको अंतर पता चलेगा। तो ये जो क्रिया है यह दाब की ही क्रिया है। देखिए यहाँ पर लकड़ी के तख्ते में कील ठोकते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ बताता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं, और दाब का फॉर्मूला होता है जितना हम बल लगाएं वो, और क्षेत्रफल जिस पर बल लग रहा है वो। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। देखिए बहुत सारे क्रियाकलापों के द्वारा दाब और बल को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ भी बताया गया है चित्र 8.14 में। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, और जितना इसका ऊंचाई ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ऊंचाई तक पानी भरा रहेगा तो इसमें दाब ज़्यादा होगा। ज़्यादा दाब होने से यहाँ देख रहे हैं आप ये ज़्यादा फुला हुआ है, और इसमें कम पानी है तो ये कम फुला हुआ है। तो ये इसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए इस चित्र में यहाँ बताया गया है, जो द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। ये द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। दीवारों पर ही दाब के कारण यहाँ पर जो यहाँ गुब्बारा लगाया गया है यह फूल गया है। उसके बाद इस चित्र में देखिए इसमें क्या बताया गया है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई अगर है तो वो समान दाब डालेगा। मतलब एक समान गहराई में आप इसके अगर चारों बगल छिद्र करें तो उसमें समान गति से जल जो है बाहर निकलेगा।
ठीक है मित्रों, तो आज हमने अध्याय 8 को भी ख़त्म कर लिया और नए वीडियो में हम फिर एक नए अध्याय के साथ फिर से आपको मिलते हैं। नए अध्याय का नाम है घर्षण। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग से मेरा अनुरोध है जो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड ये चैनल है। एनसीईआरटी प्रत्येक अध्याय एंड प्रत्येक पुस्तक का एनसीईआरटी इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए।